आना लगभग हो गया है सबका। माइक पूरा है ना, वेरी गुड। तो पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म इस सब को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। जावा में पॉलीमॉर्फिज्म में हमारे पास ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग दोनों चीजें अवेलेबल है, तो दोनों को देखेंगे। नेक्स्ट क्या है पॉलीमॉर्फिज्म के बाद? पॉलीमॉर्फिज्म के बाद क्या है? एक है मैसेज पासिंग, और क्या है? डायनामिक बाइंडिंग। ये टोटल 6 फीचर्स हैं। अगर आपको नहीं पता है तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब जाएंगे तब, ठीक है। टोटल हम 6 पॉइंट्स लिख दिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो इस सब को यहाँ पे एंटर करके थोड़ा सा ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है। इनकैप्सुलेशन, अब इनकैप्सुलेशन का मतलब किसी को अगर बेसिक बेसिक पता है तो बता सकते हैं। इनकैप्सुलेशन मतलब क्या समझते हैं आप? इनकैप्सुलेट करने का क्या मतलब है? कैप्सूल में बंद करने का। इनकैप्सुलेशन का मतलब है कि जो रिलेटेड डेटा और फंक्शंस है उसको, यहाँ पे फंक्शंस को मेथड बोला जाता है, तो जो रिलेटेड डेटा है और जो मेथड्स है उन सबको एक कैप्सूल में या फिर एक यूं कहें कि एक यूनिट में बांध देते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं? इन कैप्सुलेशन। जैसे कि अगर स्टूडेंट से रिलेटेड सारा डेटा, नेम, रोल नंबर इत्यादि, मार्क्स और उससे रिलेटेड सारा फंक्शन एक स्टूडेंट नाम के क्लास में बंद कर दे तो इस चीज को क्या कहा जाएगा? इन कैप्सुलेशन। अब्स्ट्रैक्शन किस चीज को बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्शन होता है मतलब अनयूज डेटा को हाइड करना और इम्पोर्टेंट डेटा को दिखाना। हाँ, मतलब अनवांटेड जैसे इंफॉर्मेशन जो कि यूजर्स के हाँ लिए जरूरी नहीं है उसको हाइड कर लेना। अनवांटेड जो उसके लिए इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, जो फंक्शंस वगैरह यूज किया जा रहा है, या फिर इंटरनल जो मैकेनिज्म है हमारा उसको हम छुपा लेंगे और यूजर को ये भी नहीं पता चलेगा कि डेटा क्या है क्लास के अंदर और कैसे ये प्रोसेस हो रहा है। उसको बस अपना उसका काम होने से मतलब है, बाकी इंटरनल डिटेल्स हिडन रहेंगी। इनहेरिटेंस, एक क्लास दूसरे क्लास का प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है, इसको आगे पढ़ेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म, एक ही चीज के बहुरूपी, मतलब यहाँ पे बहुरूपी इसको आप कह सकते हैं, अलग अलग रूप। दो चीजें इसमें पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं अभी के लिए हम यहाँ पे लिख ही देते हैं, ठीक है। पहला चीज क्या पढ़ते हैं? ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग हम लोग पढ़ेंगे। मेथड मतलब वही फंक्शन ओवरलोडिंग। और फिर एक क्या होता है? ओवर राइडिंग। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग पॉलीमॉर्फिज्म में पढ़ेंगे। मैसेज पासिंग क्या होता है कि जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आप बनाएंगे उस सब ऑब्जेक्ट्स के बीच में कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। उन सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में कम्युनिकेशन होगा, एक ऑब्जेक्ट का डेटा दूसरे ऑब्जेक्ट को भेजा जाएगा ताकि वो कुछ प्रोसेसिंग करे। तो ये जो पूरा काम होगा इस चीज को हम क्या कहते हैं? मैसेज पासिंग। क्लियर है? डायनामिक बाइंडिंग किसी को पता है क्या होता है? डायनामिक बाइंडिंग, व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक बाइंडिंग? डायनेमिक बाइंडिंग इस चीज को बोलते हैं कि जो एक्चुअल आपका जब फंक्शन आप कॉल करेंगे तो वो कोड एग्जैक्टली रन टाइम पर डिसाइड होगा कि उस फंक्शन कॉल पे कौन सा वाला कोड चलेगा, ठीक है। 6 फीचर्स काफी है, इसके बाद आगे देखेंगे। मल्टी थ्रेडिंग से आप क्या समझते हैं? बस थोड़ा थोड़ा ना ये सब मेंशन करना है हर फीचर में, ज्यादा कुछ करना नहीं। मल्टी थ्रेडिंग से क्या समझते हैं? एनीबॉडी पढ़े होंगे? हमको जहाँ तक पता है कि ये क्लास रिवीजन के लिए है, ना कि आपको थ्योरी पढ़ाया जा रहा है। नहीं पता है तो बस बाकी लोग का बात सुनिएगा, नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछिएगा। एनीबॉडी मल्टी थ्रेडिंग बता सकते हैं कि हम बताएं? देखिए, दो चीज हम पहले आपको क्लास का एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन बता दें। अगर हम कुछ भी पूछ रहे हैं तो आपको नहीं पता है तो आप एक चीज लिख सकते हैं, पास, ठीक है। पास लिखने का मतलब है कि आप पास कर रहे हैं कि हाँ बता दें, या फिर पास या कंटिन्यू कुछ भी ऐसा बोल दे सकते हैं ताकि हम आगे बढ़ें, ठीक है, वरना हम पूछते रह जाएंगे एक जगह पे अटक के। जी, तो किसी को लगता है बताना है व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग? मतलब जावा एक मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है, इस बात से आप क्या समझते हैं? किसी को आइडिया है? नाम सब नीतीश, हमको लग रहा है आप ही सबसे पहले स्टार्ट किए तो आप ही बता सकते हैं। मल्टी थ्रेडिंग में होता है ना कि मतलब प्रोग्राम को अपने हिसाब से उसको एक थ्रेड के रूप में बना करके उसको यूज करते हैं लोग। वेरी जैसे गुड। कि मल्टीटास्किंग होता है, तो हम्म। उसी तरह मल्टी थ्रेडिंग एक छोटे से प्रोग्राम को एक हिस्सों में बांट करके उसको रन कर सकते हैं लोग तेजी से, हाँ, तो और कुछ ऐसा। साथ में मेमोरी शेयरिंग उसमें इजी हो जाता है, तेजी तेजी सब काम होता है।
ठीक है। देखिए, अब एक चीज आप हमारी बात समझिएगा। हम ना चाहते हैं कि हमारा जो एक प्रोग्राम है, ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे मल्टी थ्रेडिंग को, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा बात इतना समझिए कि जो हमारा एक प्रोग्राम है, हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम का बहुत सारा काम है। जैसे इस प्रोग्राम में अभी हम टाइपिंग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि एक तो कीबोर्ड से इनपुट लेके एग्जैक्टली यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा है, और एक चीज क्या कर रहा है कि एक साथ साथ स्पेलिंग चेक भी कर रहा है। अगर हम स्पेस दबा रहे हैं तो ये स्पेलिंग हमारा चेक हो जा रहा है। ठीक है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक सेकंड, हम फोन को चार्जिंग पे दे दें। अनिकेत, चार्जिंग ऑन करना इसका, रहने दो, हम देख लेते हैं। चलो, हो गया। तो कहानी यहाँ पर थी कि एक हम लोग ये जनरली हर माइक्रोसॉफ्ट का जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें होता है कि स्पेलिंग चेकिंग और टाइपिंग आपका साथ में चलता रहता है। इसके साथ साथ आपका ये फॉर्मेटिंग भी देखा जाता है कि कौन सा कलर चल रहा है और उस हिसाब से आपका फॉर्मेटिंग होता है। ठीक है, तो बहुत सारा चीज एक साथ चल रहा है, तो सीपीयू इन सब चीजों को एक साथ कैसे एग्जीक्यूट करवाएगा? मतलब एक ही, जैसे देखिए, अगर अलग अलग सीपीयू हो सकता है सिस्टम में, हमको बताया जाता है कि मल्टी कोर प्रोसेसर है, मतलब मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं यहाँ पे। तो मल्टीपल प्रोसेसर से एक ही प्रोग्राम अगर अपना काम अलग अलग काम करवाना चाहता है पैरेलल, यानी सब कुछ साथ में होता रहे, तो उसके लिए मल्टी थ्रेड कर लेगा। मल्टी थ्रेड मतलब अलग अलग थ्रेड से कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप एक चीज समझिए, मल्टी थ्रेडिंग को अगर हम बस सिंपल सी भाषा में बताएं, अगर आपको मान लीजिए ना कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, और आपके पास एक ही रास्ता है, एक ही रास्ते से आप इस पार से इस पार आ सकते हैं। अब ऐसे में अगर आप यहाँ पे एक रास्ता रहेगा तो बहुत सारे लोग एक साथ नहीं आ सकते, लेकिन अगर इसी के बगल में आप पैरेलली और भी रास्ते बना लें तो आप और बेटर कम्युनिकेशन, मतलब यहाँ से आप और ज्यादा लोगों को यहाँ पे भेज सकते हैं दूसरे साइड पे। ये बात समझ में आ गया? ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? पहले एक सिर्फ थ्रेड था, एक ही कम्युनिकेशन का चैनल था, एक ही वे था, और यहाँ पे हम और भी सारे ऐड कर दिए। तो इस चीज को हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम मल्टीपल वेज डिफाइन कर रहे हैं। तो इस ऐसा ही कुछ मल्टी थ्रेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेसर से अलग अलग चीजों को कनेक्ट करके देखेंगे। मल्टी थ्रेडिंग का प्रोग्राम भी देखेंगे शायद थर्ड या फोर्थ डे पे, और लास्ट हम लोग एप्लेट पे एंड करेंगे। ठीक है, तो मल्टी थ्रेडिंग को अभी बस इतना समझना है, वी वी कैन क्रिएट मल्टीपल थ्रेड्स इन आवर जावा प्रोग्राम। मतलब हम अपने ना जावा प्रोग्राम में बहुत सारे थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं टू एग्जीक्यूट मल्टीपल पैरेलली। पैरेलली का मतलब क्या है कि जो मल्टीपल टास्क होंगे वो पैरेलली एग्जीक्यूट होते रहेंगे। ये बात समझने में किसी को प्रॉब्लम है? हम बस इतना ही बता रहे हैं कि जो टास्क एक बार में, मान लीजिए सीपीयू से सिर्फ एक प्रोसेस साथ में कम्युनिकेट कर रहा था, तो यहाँ पे हम क्या करें, एक प्रोसेस, अब शायद आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़े होंगे, प्रोसेस के अलग अलग हम लोग पार्ट्स में तोड़ देते हैं और अलग अलग टास्क को सीपीयू से अलग अलग करवा लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी, और डिटेल में समझ में आएगा। अभी के लिए बस समझ लेना है कि मल्टीपल थ्रेड्स आप जावा में क्रिएट कर सकते हैं, और ये फीचर जावा सपोर्ट करता है। वैसे तो मल्टी थ्रेडिंग के टाइम भी इसको पढ़ेंगे। गार्बेज कलेक्शन, इसका क्या मतलब है? अच्छा, किसी को पता है कि जावा में डिस्ट्रक्टर होता है या नहीं होता है? जैसे सी प्लस उसमें कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर पढ़े, तो वैसे यहाँ पे डिस्ट्रक्टर होता है। जावा में नहीं होता है डिस्ट्रक्टर, उसके जगह गार्वे कलेक्टर यूज होता है। हाँ, यही बात है। डिस्ट्रक्टर का काम क्या होता था? डिस्ट्रक्टर को हम लोग क्या यूज डिस्ट्रक्टर करते का थे? काम जो भी होता था, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता था वेरिएबल के टाइम, उसको प्रोग्राम रन करने के बाद डिस्ट्रॉय करने का काम होता था हाँ, उस मेमोरी को डिस्ट्रक्टर का फ्री जो। करना। मान लीजिए अगर हम कुछ मेमोरी एलोकेट कर दिए प्रोग्राम रन होते टाइम, और बाद में हमको उस मेमोरी को फ्री भी करना होगा, ठीक है, तो बाद में उस मेमोरी को हमको फ्री करना है। वो फ्री हम लोग सी प्लस प्लस जैसे ओल्ड लैंग्वेजेस में क्या करते थे, डिस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करवा के टिल्ट सिंबल वाला जो होता था उससे करवा देते। अब जावा में क्या है, जावा में यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सिंस जावा डोंट लेट अस, और डिस्ट्रक्टर्स का स्पेलिंग क्या होगा, डिस्ट्रक्टर्स। ठीक है, जावा क्या करता है, हमको डिस्ट्रक्टर्स
शायद हम कुछ लिखे डिस्ट्रक्टर्स हमको क्रिएट करने की आज़ादी नहीं देता है, तो इंस्टेड इट हैज़ ए क्या कहते हैं ऑटोमेटेड मैकेनिज्म टू रिमूव अनवांटेड या फिर अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, ये बात कितने लोग को अब समझ में आया कि बाउंस कर गया? देखिए, अगर आपको बाउंस करे तो समझ लीजिए कि ये जो बता रहे हैं ये सिर्फ हम टॉपिक का नाम बता रहे हैं। जो लोग पढ़े उनको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, बाकी लोगों को अगर समझ में नहीं आता है तो ये सब पे अपने आप में 20-20, 25-25 मिनट हर एक वर्ड पे यहाँ पे डिस्कशन की जरूरत है। ठीक है, तो 3 बेसिक हम देखें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मल्टी थ्रेडिंग और गार्बेज कलेक्शन। इसके बाद क्या फीचर्स है जावा में? एनीबॉडी? इसके बाद वही चीज आता है सिक्योरिटी। ये सब ना मतलब थ्योरेटिकल है। सिक्योरिटी है, रोबस्ट है, और क्या होता है बहुत फैंसी फैंसी, मतलब हर लैंग्वेज के केस में ये सब मेंशन किया जाता है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। तो हमको लग रहा है कोई ध्यान से सुन रहा है। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्या? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। हाँ, इंडिपेंडेंट मतलब प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं है, कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप एक बार। अच्छा, इसमें एक चीज हम बस ऐड ऑन कर रहे हैं, अगर आपको पता हो तो बताइएगा। इसमें ना जेडीके में एक कंपोनेंट डिस्कस करेंगे, क्या कहते हैं। अच्छा हाँ, जेडीके प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट? जेडीके प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट है, क्योंकि सबका डिपेंडेंट है, सब ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग आता है। हाँ, ऐसा नहीं कि एक ही जेडीके आप इंस्टॉल किया और वो यहाँ पे भी चला लिया, वहाँ पे भी चला लिया और सभी जगहों पे चला के काम अपना निकाल लिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो और जावा केस सेंसिटिव क्या है जावा? एक थोड़ा केस सेंसिटिव ही है। हाँ, केस सेंसिटिव तो वो कोई एडवांटेज नहीं है एक तरह से, वो क्या कहते हैं कि मतलब कुछ फीचर नहीं है वो कि केस सेंसिटिव बस है। तो ये उसके बारे में फैक्ट या पॉइंट बोल सकते हैं कि केस सेंसिटिव है, मतलब उसमें आप अगर आप स्मॉल में लिखे हैं वेरिएबल तो आप कैपिटल में यूज कीजिएगा तो आपके पास एक्सेसिबल नहीं होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप कुछ और चीजें हमको नहीं लगता मेंशन कर सकते हैं। आप इंटरफेसेस को एज ए फीचर बता सकते हैं कि इंटरफेसेस यूज किया जाता है, या फिर 6 फीचर हमको लगता है काफी है, जिसमें 3 आपका हो गया हैवी, जिसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं डिटेल में, आप पढ़े होंगे तो। और 3 क्या हो गया? खाना पूर्ति करने वाला, मतलब नंबरिंग पुराने वाला। तो 6 फीचर्स आप लोग लिख दीजिएगा ना जावा का। क्लियर है? अब ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, व्हाट इज जावा, राइट फीचर्स अबाउट इस, या फिर क्या कह सकते हैं राइट डाउन द फीचर्स ऑफ जावा। तो ये एक क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सब लोग कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? जितना बात आज का डिस्कशन हुआ, एक क्वेश्चन तो कम से कम निकलना चाहिए। क्लियर है? सभी लोग चैट्स में क्लियर लिखे ताकि हमको पता चले कि सब लोग एक्टिव हैं, और फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे। बस क्लियर लिखना है ताकि हम कंटिन्यू करें। डायनेमिक बाइंडिंग मतलब? डायनामिक बाइंडिंग मतलब देखिए, जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म जब हम आपको बताएंगे तो इसमें 2 पॉलीमॉर्फिज्म बताएंगे, एक ओवरलोडिंग और एक ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग को हम लोग कह देते हैं कि ये डायनामिक, एक तरह से कहें तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या फिर डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म है। इसको आप बोल सकते हैं स्टैटिक बाइंडिंग। तो स्टैटिक बाइंडिंग और डायनामिक बाइंडिंग में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो भी फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, जो भी फंक्शन कॉल हुआ वो कब डिसाइड होगा स्टैटिक बाइंडिंग में, मतलब कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो जाएगा कि इस फंक्शन के इस आर्गुमेंट के साथ कॉल होगा तो कौन सा वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। और अगर हम बात करें डायनामिक बाइंडिंग में, तो डायनामिक बाइंडिंग में क्या होता है कि वो एक फंक्शन कॉल किया गया है कुछ स्पेसिफिक 2 आर्गुमेंट या 3 आर्गुमेंट के साथ, तो उसके साथ बाद कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ये चीज डायनामिक बाइंडिंग होता है। ठीक है, मतलब ये है कि डायनामिक बाइंडिंग इसमें सपोर्ट किया जाता है। आप रन टाइम पर डिसाइड कर सकते हैं कि किस फंक्शन कॉल पे कौन सा कोड चलेगा। क्लियर है? आगे हाँ बढ़े? ठीक है, क्या डाउट है अभी? देखिए वैसे तो इसको क्लियर है, ठीक है। हाँ, डिस्कशन का टॉपिक है, लेकिन स्टैटिक बाइंडिंग डायनेमिक बाइंडिंग 2 टॉपिक्स है। इंटरेस्ट हो तो आप पढ़ सकते हैं, और फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक के हिसाब से रहते हैं। जेडीके, जेडीके का फुल फॉर्म क्या है? बस फुल फॉर्म करते हैं, बाकी पूरा को लिंक बाद में करेंगे। जेडीके मतलब जावा डेवलपमेंट किट। बहुत बढ़िया, हमको लग रहा है यहीं से आप लोग पढ़ना शुरू किया, पीछे से नहीं पढ़े थे क्या? जावा डेवलपमेंट किट, किट ही बोलते हैं ना,
नेक्स्ट जेडीके के बाद एक आता है, हमको लगता है शायद जहां तक याद है, जेआरई। जावा रन टाइम रन टाइम इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट। बहुत बढ़िया, हमको लग रहा है यहाँ से सब लोग पढ़ाई शुरू किए हैं। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, कुछ लोग होंगे जो इससे भी आगे से स्टार्ट किए होंगे, वो इंतजार करेंगे हमारा टॉपिक आएगा तो बोलेंगे। जेआरई के बाद और क्या क्या फॉर्म के फॉर्म में आता है, जेवीएम। जेवीएम, इस सबको फिर देखेंगे कि जावा कौन कहाँ पे वर्चुअल बैठता मशीन। है। जावा फुल फॉर्म वर्चुअल जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो आप लोग को बड़ा बड़ा दिखेगा तब शायद याद आ जाए, वर्चुअल मशीन। और भी कुछ होता है क्या? देखिए गिट इसके खोलो अलावा करो। JIT होता है, जावा जस्ट मतलब क्या कहते हैं, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। वो सब चीज अलग अलग चीजों को हम देखेंगे। उससे पहले एक छोटा सा चीज हम लोग एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं हम, इस पूरे को आप क्या कह सकते हैं, ये ना पूरा बस हम एक चीज बना जेडीके, रहे हैं, बॉक्स, जिसको क्या हम कह रहे हैं, JDK, ठीक है। ये पूरा क्या है, JDK। बात समझ में आ गया? ये पूरा क्या है, JDK। जेडीके, अब JDK के अंदर क्या क्या कंपोनेंट आता है? जेआरई, यहाँ पे एक साइड में आप बना सकते हैं, अगर हम शेप में ड्रॉ करें तो एक साइड में आप जावा रन टाइम इन्वायरमेंट को रख सकते हैं, जिसमें क्या होगा, जेवीएम वगैरह हमारा आएगा, ठीक है। जेवीएम वगैरह कहाँ पे आएगा, जेवीएम वगैरह इस जेआरई में आएगा। तो यहाँ पे जेआरई को एक बार लिख दे क्या, जाइए इसके ऊपर जेआरई लिख दिया जाए। तो जैसे यहाँ पे जेडीके लिख दिया, वैसे ही यहाँ पे जेआरई लिख देंगे। जेआरई क्या है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। इसमें जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए जो भी आवश्यक काम चीजें होता है, वो चीज यहाँ पे होता है। जेआरई मतलब जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, मतलब इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जावा प्रोग्राम को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करवाना। इसी के अलावा जेडीके में ना प्लस करके आप कह सकते हैं कि कुछ और चीज आता है। जेडीके में जावा रन टाइम के साथ साथ कुछ और होता है। क्या होता है? डेवलपमेंट के टूल्स। जावा डेवलपमेंट किट में एक तरह से आता है ना कि जावा कंपाइलर्स ईटीसी, ठीक है। इसका शायद नाम कुछ और बोलते हैं, लेकिन जनरली यहाँ पे आता है कंपाइलर, कंपाइलर्स। इंटरप्रेटर। वो इंटरप्रेटर वगैरह जेवीएम के पार्ट में आएगा, वो जावा रन टाइम वाले में आएगा, ठीक है। जो कौन सी? कंपाइलर होता है, जो आपके सोर्स कोड को क्या? क्या कहते हैं कि ये एक्चुअल बाइटेबल मतलब एग्जीक्यूटेबल कोड में, बाइट कोड में कन्वर्ट करके देगा, ताकि आपका जो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट है रन करेगा। और कंपाइलर ईटीसी यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें आएगा। ये सब हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, इसलिए इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, जावा रन टाइम में एक बहुत अच्छा कंपोनेंट आता है, जिसको कहा जाता है क्या, जावा रन टाइम में जावा प्रोग्राम को रन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? ये वाला हमको लगता है पता होना चाहिए सभी को। जेआरई के अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है, जो जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जेवीएम। बहुत बढ़िया। जेवीएम। अब हमको लग रहा है कि आप भी यहाँ से पढ़े हुए हैं। जेवीएम, जो लोग जहाँ से बोलना स्टार्ट करते हैं, हम समझ जाएंगे वहाँ से उनका पढ़ाई स्टार्ट हुआ, उससे पहले वो लोग नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो आप जहाँ से भी पढ़े वहाँ से बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। जेवीएम, जेवीएम क्या है, जावा वर्चुअल मशीन, जो कि जावा मतलब क्या कहते हैं, एक एज अ मतलब फिजिकली मशीन नहीं होता, लेकिन एक वर्चुअल मशीन जैसा ही होता है, जो कि जावा प्रोग्राम को, सॉरी, जावा प्रोग्राम के जो सोर्स कोड से जो बाइट कोड बना, उस बाइट कोड को लेता है और उसको एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। ये जेवीएम का काम है। आई होप ये तीनों पिक्चर आपको समझ में आ गया। जेडीके, जेडीके के अंदर जेआरई और जेआरई के अंदर जेवीएम। अच्छा, जेवीएम के अलावा भी यहाँ पे कुछ और चीज आता है। यहाँ पे क्या आता है, जैसे स्कैनर क्लास हमको पहले से मिलता है, रन टाइम लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज का मतलब क्या है, कुछ ऐसे क्लासेस जो है वो प्री डिफाइंड है, जिसका कि हम क्या कर सकते हैं, अपने जावा प्रोग्राम में इंपोर्ट करवा के यूज कर सकते हैं। वो सब पहले ही कंपाइल करके रखा गया है। जैसे स्कैनर क्लास आप लोग देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दीजिएगा सर, नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले हम मांग ही लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस मामले में हमारा अभी मैनेजमेंट खराब है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा पीडीएफ। वैसे हम ट्राई करेंगे इस पीडीएफ को जल्दी ही क्लास के बाद भेजने का, लेकिन क्या पता क्या हो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, साथ में कॉपी रख रहे हैं तो इससे अच्छा कोई बात नहीं हो सकता कि आप सीरियस हैं और लिखिएगा। नेक्स्ट क्लास से आपको कॉपी पेन लेके बैठना है,
आज हम पहले नोटिफाई करने वाले थे लेकिन तो नहीं किया। ठीक है, ये रन टाइम लाइब्रेरी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछना है कि समझ गए? तो जल्दी जल्दी क्लियर लिखा कीजिए ताकि हम बढ़ें, क्योंकि सिलेबस खत्म करना हमारा टारगेट है और सब कुछ समझना हाँ है। तो ऐसा ढंग से ना खत्म करें कि कुछ टॉपिक ही छूट जाए। बढ़िया है, ठीक है। अभी तक हम जो पिक्चर में डिस्कस किया, सबसे पहले डिस्कस किया कि जावा है क्या। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि क्या करता है, सन माइक्रो सिस्टम्स और ये इसके लोगों के द्वारा 1995 में बनाया गया। इनके डेवलपर का नाम जेम्स गॉसलिंग है। ये क्या कहते हैं कि एक्चुअल में किस चीज़ के लिए बनाया गया था, जो मशीन्स वगैरह थे ना कि हार्ड जैसे वॉशिंग मशीन, ये सब जो भी डिवाइसेस थे उन सब का प्रोग्रामिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। और कुछ वो लोग चाहते थे कि ऐसा हो कि जो कि हमको बहुत सारा रिपीटेड कोड बार बार ना लिखना पड़े, कुछ अपना प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करने के लिए लोग डेवलप किए थे। तो हिस्ट्री में आप 2-3 लाइन कहानी लंबा कर सकते हैं। फीचर्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें कि जो टॉप 3 है वो टॉप 3 आपके हिसाब से आपको जो डिटेल में समझने की जरूरत है वही है, अब बाकी चारों तो थ्योरी है। ठीक है, समझ में आ गया बात? किसी को कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 3 चीज़ों के बारे में हम बताएं, जेडीके, जेआरई, जेवीएम। जेडीके मतलब जावा डेवलपमेंट किट। ये पूरा अपने आप में एक पैकेज होता है जो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। अगर आप इंस्टॉल कीजिएगा तो आपको एक जेडीके फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होगा और रन टाइम लाइब्रेरी जैसे कि स्कैनर क्लास, वैसे क्लासेस जो पहले से कंपाइल करके रखा हुआ है जिसको आप अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। साथ में एक जेवीएम भैया होते हैं जो हमारे प्रोग्राम को चला देते हैं। और ये जो पूरा प्रोग्राम चलाने का सिस्टम है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, इसी के साथ क्या होता है, कुछ कंपाइलर्स, मतलब जावा का कंपाइलर होता है कि आप सोर्स कोड लिखिएगा उसको तो ये इसको रन करने वाला फॉर्मेट में कौन बना के देगा, तो कंपाइलर देगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे अब हमको एक चीज़ और ध्यान में आया। कंपाइलर्स के बाद आप लोग पढ़े होंगे, इसको क्या बोलते हैं, डीबगर्स। डीबगर क्या होता है? डीबगर क्या होता है? एरर फाइंड जो भी होगा। डीबगर एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमको अपने प्रोग्राम को डीबग करने में हेल्प करता है। डीबग कहने का मतलब है कि कुछ प्रोग्राम लिखे उसमें कुछ कहीं पे कोई वेरिएबल नल हो जा रहा है, कोई एक्सेप्शन आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा काहे आ रहा है, तो उस चीज़ को एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन कोड को समझ के और उसके कहानी को समझने का डीबगिंग प्रोसेस है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल में इसको डिटेल में पढ़ना है। डीबगिंग का फॉर्मल डेफिनेशन होता है क्या? डिबगिंग के बारे में हम कहते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग एंड एलिमिनेटिंग द बग। क्या बोलते हैं? दिस इज द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग एंड एलिमिनेटिंग द बग। मतलब लोकेट करने का क्या मतलब कि पता करना कि प्रॉब्लम बग है कहाँ, और दूसरा एलिमिनेट करना बग को कि बग हटेगा कैसे, उसको प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन वो दे देना। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिबगिंग। इसके लिए जेडीके हमको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। सॉफ्टवेयर क्या एक एप्लीकेशन होता है जिसको एग्जीक्यूट करके हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया बात है, इतना काफी है आज के लिए। इस टॉपिक पे इतना रहते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और भी कुछ इसमें लगता है बताना है? किसी को इसमें कुछ लग रहा है जो इंट्रोडक्शन में इससे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम जल्दी से एक बार सिलेबस ओपन करेंगे। रोबस्ट का बताइएगा, वो क्या होता है? हम क्या होता है? रोबस्ट हाँ, मतलब यही चीज हमको लग रहा है, ये रोबस्ट वाला वर्ड एक बार हम बोले नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लेट क्या क्या हम ऐड कर दिए। चैट जीपीटी बंद किया जाए। यहाँ पे एक चीज हमको ओपन करना है, सिलेबस। ठीक है, रोबस्ट कहने का मतलब है, पहले रोबस्ट वाले का आपका प्रॉब्लम क्लियर कर दें। रोबस्ट कहने का मतलब है कि 2 टाइप के लोग होते हैं। अगर आप देखिए लड़ाई करने, अगर मान लीजिए ना कोई ऐसा हमारा फाइटर है जो कि हो सकता है कि सामने मैदान में उसको उतारे तो वो फेल हो जाए। रोबस्ट कहने का मतलब है कि एक ऐसा प्लेयर जो कि किसी भी कंडीशन में अपना क्या कहते हैं, अपने आप को स्टेबल रखे और अपना काम करता रहे, उस चीज को क्या बोलते हैं? रोबस्ट। ठीक है, मतलब रोबस्ट मतलब समझ लीजिए बहुत स्ट्रांग है। जैसे कि अच्छा, रोबस्ट किस लिए कहा जाता है? क्योंकि जावा में ना हर टाइप का एक्सेप्शन हैंडल करने का पावर है। अगर आप इस तरह से एक जावा प्रोग्राम जरूर बना सकते हैं जो कि कुछ भी हो जाए चलता रहेगा। मान लीजिए यूजर, अगर आप 2 नंबर को इनपुट करने का प्रोग्राम का बनाए हैं, ठीक है, और यूजर 2 नंबर के बजाय अपना नाम और अपने दोस्त का नाम डाल देता है, तो जावा प्रोग्राम में आप इस चीज को हैंडल कर दे सकते हैं कि भैया जब अगर नाम दे रहा है और नाम दे रहा है तो कहो कि ये नाम मत डालो, आप उसको फिर से रिपीट करवा सकते हैं और बोलते हैं कि नंबर ही हमको चाहिए। चाहे वो जितना बार भी कुछ प्रोग्राम के साथ छेड़छाड़ इधर करने का ट्राई करे, प्रोग्राम आपका स्ट्रांगली अपना काम करे। और रोबस्ट होने का ये मतलब है कि जावा एक रोबस्ट लैंग्वेज है। इससे आप ऐसे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जो कि अपने आप में कंप्लीट हो, ठीक है, या फिर कंक्रीट हो। रोबस्ट की बात समझ में आया कि और इस पर डिस्कशन का जरूरत है? बाकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट पता होगा। सिक्योरिटी मतलब इसमें बहुत सारा वेरियस
सिक्योरिटी, हाँ ये वाला थोड़ा डिस्कशन का पार्ट है। जावा में आपको पता है कि आप पॉइंटर वगैरह यूज नहीं कर सकते हैं, किसी को पता है कि सबको पता है? हाँ, जावा में पॉइंटर पता है। पॉइंटर नहीं यूज वर्क नहीं कर करता है। सकते, मतलब आप एक्चुअल जो प्रोग्रामिंग में लोकेशन है उस पर जाकर कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जो भी कंप्यूटर मेमोरी है हार्डवेयर उसके साथ कोई भी आप इधर उधर मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जावा क्या है, एक सिक्योर लैंग्वेज है, इसमें हमको ज़्यादा कुछ एक्सेस मिलता नहीं है, सब कुछ हमको सिक्योर फॉर्म में रखा जाता है। हम इसमें जावा में हम प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच भी नहीं फॉलो कर सकते। आप बिना कोई क्लास डिफाइन किए एक लाइन का भी कोड रन नहीं करवा सकते हैं। जावा में अगर आप एक सिंगल प्रोग्राम भी रन करवाना चाहते हैं तो आपको क्या बनाना होगा, एक क्लास, ठीक है। तो जो कि क्लास अपने आप में एक सिक्योर्ड स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इनकैप्सुलेशन, तो वो सब कहानी है, ठीक है। ये तीनों को ज़्यादा डिटेल में हम नहीं लिखे थे, आपको जब हम नोट्स भेजेंगे तो वहाँ पे ये सब बहुत कहानी बात में लिखा गया होगा। बढ़िया, सिलेबस को आते हैं, देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट। हमको लगता है फर्स्ट यूनिट का कुछ पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एरेज, स्ट्रिंग्स, बहुत ज़्यादा चीज़ हम इधर उधर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सी प्लस प्लस से जावा बताने की जरूरत नहीं, हम वीडियो डाल रखे आप देख सकते हैं। जावा एंड इंटरनेट एंड डब्ल्यू, मतलब जब जावा बना था तो जावा को ना कहा जाता है कि जावा इंटरनेट का किंग था उस टाइम, ठीक है। जावा में अगर एप्लेट, जैसे अभी इंटरनेट में अगर देखें तो जावा स्क्रिप्ट किंग है। जावा स्क्रिप्ट जावा से ही एक अलग लैंग्वेज, ऐसा मत समझना है कि जावा ही जैसा ही है, वो जावा से बस उसका नाम मिलता है, वैसे पूरा अलग लैंग्वेज है। पहले क्या होता था, उस टाइम पे जावा जब बना था तो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा, इंटरनेट सा जितना भी बैकएंड का सॉफ्टवेयर होता था वहाँ पे भी जावा यूज़ होता था, और फ्रंट एंड में भी जावा, जो हम लोग एप्लेट आगे पढ़ते थे वो एप्लेट प्रोग्रामिंग फ्रंट एंड में यूज़ होता था। किसी को जो ये बात हम कहानी बोले समझ में आया कि सबको बाउंस कर गया? बुझाया है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा बुझाया है, ठीक है। जावा क्या था, इंटरनेट का एक तरह से कहें तो जावा, देखिए जावा का इंटरनेट में क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है अपने टाइम पीरियड में, यही चीज़ यहाँ पे पढ़ना होता है। जावा सपोर्ट सिस्टम में आप लोग को पढ़ना होगा कि जावा का क्या करता है, बहुत सारा डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है, जावा का क्या क्या मतलब अलग अलग वर्जन्स रहा है, जावा कैसे इवॉल्व हुआ है, ये सब चीज़ पढ़ सकते हैं। जावा इन्वायरमेंट, मतलब वही जो JRE, JDK, JVM, ये सब बता दें कि जावा का क्या क्या है। प्रोग्राम स्ट्रक्चर, इसको बताने की जरूरत है कि आप लोग इसको, तो हमको लगता है समझे होंगे। एक प्रोग्राम में लिख के दिखा देते हैं, ठीक है। हमको लगता है आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो जावा का प्रोग्राम रन नहीं किया होगा। अगर आप अभी तक एक भी प्रोग्राम रन नहीं किया तो जरूर एक बार हैंड रेज कीजिए, हम आपको बहुत हेल्प करने का प्रयास करेंगे कि आप सही में हेल्प डिजर्व करते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जो प्रोग्राम में लिखा होगा। हम चाहेंगे कि हमें यहाँ पे सिर्फ फाइल नेम लिखे, उसके आगे का कहानी आप लोग थोड़ा हम लोग को बताएं, ठीक है। main.java, कुछ लोग यहाँ से पढ़े होंगे, थ्योरी ना पढ़ के डायरेक्ट कोड पढ़े होंगे, तो प्रोग्रामर लोग आपसे बोल सकते हैं। मेन, अच्छा मेन का ना फाइल का एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, फाइल एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, डॉट CSS, डॉट जावा, डॉट जावा, बढ़िया। जावा के लिए जावा डॉट जावा, जावा के लिए डॉट जावा, C++ के लिए डॉट C++ लिख लीजिए डॉट क्या। CPP। हाँ CPP, चलिए बढ़िया, ठीक है। हम थोड़ा सा जूम करेंगे और सबसे पहला लाइन क्या स्टार्ट करें, मेन डॉट जावा फाइल सोर्स कोड लिखना स्टार्ट करें, सबसे पहली लाइन कहाँ से शुरू होनी चाहिए हमारी बात, क्लास क्लास। लिख दिया है क्लास। अच्छा, क्या हम इसको कैपिटल क्लास लिख दें, क्लास नेम स्मॉल में होगा, कैपिटल नहीं होगा। जावा एक, मतलब ये कीवर्ड है, इसको हम क्या करेंगे, स्मॉल में लिखेंगे। कोई भी लैंग्वेज का कोई भी कीवर्ड हमेशा मैक्सिमम टाइम ऑल स्मॉल होता है, ठीक है। क्लास के बाद क्या लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस देंगे, फिर फाइल पब्लिक नेम लिखते स्टैटिक। हो जो भी। देखिए यहाँ पे हम क्लास का नाम रखते हैं मेन, ठीक है। मेन काहे रखें, क्योंकि मेन मेन ही लिखिए फाइल वहाँ का पर। नाम है, और हम अपना बस एक इसको पब्लिक बनाना चाहते हैं इस क्लास को, ठीक है। और पब्लिक हम क्या बना रहे हैं, इसमें पैकेज वगैरह का कॉन्सेप्ट है, इसको भी बताएंगे कि आप पब्लिक क्लास बनाने से क्या होता है कि पैकेज के आउटसाइड भी अवेलेबल होगा। अगर पब्लिक नहीं बनाते तो पैकेज के अंदर ही सिर्फ इस क्लास को यूज कर सकते हैं। बढ़िया। नेक्स्ट इसमें एक मेथड बनाना होता है, एम स्मॉल होगा, एम स्मॉल होगा वहाँ पर। यहाँ पे M स्मॉल मेन नहीं में होगा। ये जो मेन है ये सिर्फ फाइल नेम है, क्लास का नाम है, तो क्लास का नाम हमेशा क्या कैपिटल से स्टार्ट होता है। मर्जी हो तो आप स्मॉल कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड है। अगर आप देखिए स्कैनर क्लास, पहला लेटर क्या है, S कैपिटल। स्ट्रिंग क्लास, पहला लेटर क्या है, S कैपिटल। और क्या क्या क्लास पढ़े हैं, प्री डिफाइन जितने भी क्लास हैं उनके सब में पहला लेटर कैपिटल ही है। हाँ। तो जैसा पहले बना है वैसा ही बनाइएगा ना, कि आप नया क्लास बनाने जाइएगा तो
तो कुछ नया हम अप्रोच फॉलो एक कीजिए। परंपरा के जैसे, हाँ, एक कन्वेंशन वाइज परंपरा के लिखा जैसे जाता हम लोगों है। को। हाँ। कन्वेंशन वाइज ये कहा गया है कि क्लास नेम का पहला लेटर कैपिटल होगा, बस और कुछ बात नहीं। मेथड 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 जल्दी जल्दी। पहला मेथड जल्दी बताइए, पहला मेथड क्या लिखा जाए? टाइम हम लोग चाहते नहीं है इसको। मैं पब्लिक मेन मेथड लिख मेथड सकते हैं लिखेंगे। या मेन पीएसवीएम मेथड लिखा जिसका था मेन शॉर्टकट मेन कहते हैं। अभी हम यहाँ पब्लिक पे नहीं क्लिक करेंगे तो ये पीएसवीएम पूरा कंप्लीट हो पब्लिक जाएगा, स्टैटिक वॉइड लेकिन हम में चाहते हैं कि हम क्या पूरा अपने बजा रहा हिसाब है? से लिखें। ठीक है, पब्लिक। अच्छा, पब्लिक स्टैटिक काहे स्टैटिक होता है? वॉइड। क्योंकि वॉइड जेवीएम मेन। इसको बाहर से एक्सेस कर पाए। स्टैटिक, क्योंकि जेवीएम इसका बिना वाइट मैन ऑब्जेक्ट बनाए स्टैटिक मेथड को कॉल कर पाएगा। फिर क्या है? नाम। वॉइड जेवीएम मेन। मेन को ही कॉल करता है, तो आप यहाँ पे मेन टू, मीन, मान कुछ भी अलग बना दीजिएगा तो प्रॉब्लम होगा। फिर क्या लिखेंगे इसका वाइट छूट आर्ग्यूमेंट? गया है, अच्छा, एक वाइट चीज छूट, वॉइड छूट गया। वाइट पब्लिक छूट गया। स्टैटिक से पहले रिटर्न टाइप लिखना होता है। वॉइड मतलब ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा। जेवीएम बोलेगा कि ये फंक्शन तो यूजर का है, इसको चला के हम लेके क्या करेंगे? ठीक है, इसमें आर्ग्यूमेंट भी ये बोलता है ना कि जो आपका मेन फंक्शन जो आप डिफाइन दे रहे हैं, ये मेन फंक्शन कुछ आर्ग्यूमेंट भी ले रहा होगा। क्या आर्ग्यूमेंट ले रहा होगा? स्ट्रिंग ARG। स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप का एरे। स्ट्रिंग आरजीएस। एक सेकेंड, सिस्टम हमको लगता है काफी ज्यादा रिकॉर्डिंग की वजह से लैग कर रहा है। स्ट्रिंग, और ये जो स्ट्रिंग सब्स्क्रिप्ट टाइप वाला का जो एरे वाला ब्रैकेट सिंबल है, इसको आप आगे पीछे कहीं पे भी यूज सब्सक्रिप्ट कर सकते हैं। सबके सिंबल ARGS। कोई भी लिख दीजिए आरजीएस। अब देखिए यहाँ पे ना VS कोड हमको रन या डीबग दोनों का ऑप्शन देते हैं। यहाँ पे डीबग भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं। डीबग करके हम डीबगिंग वाले पेज में दिखाएंगे जब एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह करेंगे वहां पे। वैसे तो ये हमारे पूरे सिलेबस में कहीं डीबगिंग नहीं पढ़ना, लेकिन इसको देखेंगे एक बार। पब्लिक स्टैटिक, अच्छा वो तो लिख दिया। अब यहाँ पे क्या सबसे पहला मेथड लिख सकते हैं? मतलब सबसे पहला क्या चीज हम कॉल करें, वेरिएबल बनाए कि किस चीज का प्रोग्राम बना? ज़्यादा कुछ हम करते नहीं है, बस वही जो सब लोग करते हैं। सिस्टम डॉट आउट क्या है? सिस्टम एक क्लास है जो कि सिस्टम में एस होना चाहिए। प्रिंट, हमको लग रहा है प्रोग्राम स्ट्रक्चर इसे बताने की जरूरत था नहीं, ठीक है, लेकिन फिर से हम लोग पहला दिन के हिसाब से पहला दिन जैसा रहे तो अच्छा है। क्या लिख देंगे? हेलो। क्या सेमीकोलन लगाना जरूरी है जावा के प्रोग्राम में? हाँ, ये लगाना जरूरी है सर। हाँ, तो जरूरी है तो लगा स्टेटमेंट देते हैं। रन टर्मिनेटर। कोड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे बटन पे, देखते हैं कुछ आउटपुट दिख जाता है कि नहीं। दिख जाए तो बहुत बढ़िया। हेलो दिख गया है और प्रोग्राम रन हो गया, खत्म भी हो गया है। ठीक है, मतलब हेलो के बाद कुछ था नहीं तो बंद होगा। बस यही बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर, ये भी चीज़ हम पढ़ लिए। मतलब हमको लग रहा है थ्योरी का 5-6 चीज़ हम लोग पढ़ लिए, और बाकी चीज़ जो नहीं पढ़े वो नोट्स में मिल जाएगा, और जो वहाँ भी नहीं मिलेगा वो आप तो पूछ ही सकते हैं। टोकन्स क्या होता है? टोकन हम बोल सकते हैं क्या, जावा में जो हर वर्ड जो आप लिखते हैं, हर चीज़ जो लगाते हैं वो टोकन है। स्टेटमेंट्स का है तो वो जो टोकन्स से मिला के आप एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं, एक कोई क्या कहते हैं, एक मीनिंग बनता है, वो टोकन्स को मिला के उसको आप स्टेटमेंट बोल सकते हैं। जैसे ये पूरा एक प्रिंट स्टेटमेंट है, और ये क्या है, पूरा एक फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। ये सब चीज़ें बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब थ्योरेटिकल है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ज़्यादा इसमें समझने का बात नहीं। जावा वर्चुअल मशीन, इसको डिटेल में हम कभी बताएंगे कि जावा वर्चुअल मशीन क्या होता है। वैसे तो जावा वर्चुअल मशीन का यहाँ पे सिर्फ थ्योरी पढ़ना है कि जावा वर्चुअल मशीन क्या है। एक हमारा वर्चुअल मशीन है जो कि जावा का सोर्स नहीं, एग्जीक्यूटेबल फाइल यानी बाइट कोड को लेता है और क्या करता है, हमको रन करवा के उसका आउटपुट हमको दिखा देता है। ठीक है, कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट मतलब कुछ जो वेरिएबल, अच्छा दो टाइप का हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल क्या बना सकते हैं, इंट r इक्वल टू, मान लीजिए रेडियस क्या है 3। अच्छा, एक दूसरा वेरिएबल हम बना सकते हैं जिसको हम बोलते हैं फाइनल पाई इक्वल टू 3.14। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? अच्छा, फाइनल का ना एक डेटा टाइप बताना हो तो हम फ्लोट बता देते हैं। अच्छा, अब ये असाइन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे f लगाना जरूरी है। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको हटाने, इस प्रॉब्लम में आप ना पढ़ें इसलिए हम इसको डबल कर देते हैं। ये f इसलिए लगाते हैं ना क्योंकि बाय डिफॉल्ट हर जो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल होता है वो डबल होता है। आप इसको फ्लोट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, f लगा सकते हैं। तो सब कहानी वाली बातें हैं, छोड़ देते हैं अभी के लिए। जो मेन टॉपिक है उसको समझते हैं। फाइनल क्या है? फाइनल क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये जो पाई वेरिएबल है ना, अब यहाँ पे आप देखिएगा पाई को ना पहले 3.4 आप कर दिए। अच्छा, एक चीज है, आर को आप ये चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? चेंज हो जाएगा। आर को चेंज कर सकते हैं, 5 बट कर फाइनल सकते हैं, जो हो कोई गया प्रॉब्लम वो नहीं है। कॉन्स्ट वेरिएबल हो लेकिन गया। अगर हम पाई को करें, देखिएगा ये VS कोड हमको बोलेगा कि भैया गलत कर रहे हैं आप 809।
कह रहा है यहाँ पे देखिए, द फाइनल लोकल वेरिएबल पाई कैन नॉट बी असाइंड, इट मस्ट बी ब्लैंक एंड नॉट यूजिंग अ कंपाउंड असाइनमेंट। मतलब क्या है कि यहाँ पे आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, कहानी सिंपल है, ज्यादा बात इसका मतलब नहीं है। फाइनल वेरिएबल का क्या मतलब है, वैसा वेरिएबल जिसका आप क्या करते हैं, वैल्यू जो भी आप इधर सेट करते हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कांस्टेंट, इसको बोलते हैं वेरिएबल। कहानी बहुत फास्ट चल रहा है, नोट्स में पढ़िएगा ज्यादा डिटेल, अभी आपको कहानी ऐसा ही समझ में आएगा। बोल रहा है पहला यूनिट खत्म हो जाएगा। डेटा टाइप्स क्या है, पढ़े डेटा टाइप्स, लिख दिया जाएगा डेटा टाइप्स। चलिए नहीं, बताइए वही तो डेटा है, टाइप्स क्या इंट क्या है है। जल्दी जल्दी। इंट, इंट हो गया, फ्लोट, इंट के डबल। बाद इंट से Int, पहले, float, हाँ एक मिनट इसमें थोड़ा एक सा एक्स्ट्रा वेट होता कीजिए। है, बूलियन, कहानी जो शुरू ट्रू और करते हैं हम फॉल्स में। बाइट से। बाइट पता है क्या बाइट डेटा टाइप होता है, बाइट एक बाइट का होता है। बाइट बी इक्वल टू, आप इसमें 127 पॉजिटिव और माइनस 128 के बीच में कुछ भी रख सकते हैं, हम 12 रख देते हैं, ठीक है। और क्या बनाते हैं बाइट के बाद, शॉर्ट। ये -127 से +127 का मतलब ये मीन्स रेंज क्या है, मतलब ये समझ से बाहर रहता है। क्या है, जैसे कि इंट का बोला जाता है ना 32,767 या 68 के तकरीबन होता है, तो ये रेंज जो भी डेटा टाइप का दिया जाता है, ये रेंज से हम लोग क्या समझ सकते हैं। अब सुनिए बात, कंप्यूटर आर्किटेक्चर आपको पढ़ाया गया होगा, 1 बाइट का मतलब क्या होता है। ये देखिए हम आपको थोड़ा सा बस बताने के लिए बता 8 रहे हैं, बिट्स। बाकी लोग को अगर लगे तो इसको हम मान के चलते हैं अभी 4 ही बाइट का है, ठीक है, 4 बाइट का है, 4 या फिर 4 ही बाइट मानते हैं, 8 बाइट नहीं करते हैं, या फिर कर ही दे, डायरेक्ट कंफ्यूजन का ही रहेगा। 4 3 7 और 8। अब आप इसका कॉम्बिनेशन से कितना डिजिट बना सकते हैं, इसी को पहले एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, इसको 3 बाइट का रखते हैं। अच्छा 3 कॉम्बिनेशन से आप कितना नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर जो आप 3 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या है। अच्छा आपको पता होगा कि अभी हम कुछ दिनों से कंप्यूटर की पढ़ा है इसलिए हमको आइडिया, 001 इसको क्या बोलते हैं, 2, और ये क्या है, 3 4 5 6 और क्या है 7। अच्छा इसके अगर आगे हम 8 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ना, तो हम 3 डिजिट में कर ही नहीं सकते, 3 डिजिट में 7 को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्या चाहिए, 4 बिट चाहिए, तो क्योंकि 8 का वैल्यू होता है 100। ये बात आपको सिर्फ कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पता चल सकता है कि अगर बाइट का रेंज इतना ही काय होता है और इंट का रेंज इतना काय होता है। कहानी बस सिंपल है, इसमें 3 बाइट का इसका साइज होता है, तो आप इसमें 3 ही बाइट रख सकते हैं। अगर आप 7 स्टोर करना चाहते हैं तो आप 1 नेक्स्ट ब्लॉक पे 1 नेक्स्ट जो भी बिट है उस पर 1 1 1 रख दे सकते हैं। 7 अगर आपको इसमें 8 रखना होगा तो क्या आप इसमें रख सकते हैं, 8 रखना होगा तो रख सकते हैं। 8 का इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए 4 बिट चाहिए, 130। 8 इसमें रख सकते हैं, नहीं रख नहीं। सकते। कुछ नहीं, ऐसा सही बात होता है, अगर 8 बिट का उसका साइज है तो 8 बिट से आप जो मैक्सिमम नंबर बना सकते हैं, आप अगर इसको कितना है 4 और 4 8, इसको आप उसमें कन्वर्ट करके देखिए डेसिमल में क्या आता है ये नंबर। डेसिमल में कन्वर्ट करना किसी को याद है, डेसिमल कन्वर्जन हम आपके लिए इस चीज को कर देते हैं। सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं 1 प्लस में क्या करते हैं, अब ये सब एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए 2 प्लस 4 प्लस 4 का मल्टीपल क्या होगा 8। ये टोटल 4 वैल्यूज को हम ऐड कर दिए हैं, ठीक है, 4 8 12 2 14 और 1 15। नेक्स्ट क्या करेंगे, 8 के बाद 3 2 से मल्टीप्लाई। ये बहुत कम लोग समझ रहे होंगे लेकिन बता हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप इसको बस आपको याद आ जाए कि अगर आप ये पढ़ना चाहें तो कहाँ पढ़ सकते हैं। 32 32, और फिर क्या होगा 32 के बाद 32 का 64, डबल क्या होता है 64, 64, 64 का डबल क्या 128, होगा 128, 128, एक बार हम इसको ना इक्वल करते हैं, ये तो हो गया 255। आपको एक चीज पता होना चाहिए, ये मैक्सिमम है यहीं तक शायद होगा, ठीक है 127। अब आप इसको नोट कीजिएगा, ये 4 बिट था इन चारों का वैल्यू, ठीक है, इन चारों का ये 4 था इंफॉर्मेशन और ये 4 2 4 2 1 यहाँ पे क्या हो गया। अच्छा हाँ अब आपको एक चीज समझ में आएगा, ये 64
32, 64 और 8, इसके बाद ना ये 128 भी आएगा। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि ये 255 का है हो रहा है, जबकि हम कह रहे हैं कि 127 तक ही जाएगा। 255 तक इसलिए होगा, इसमें ना 255 हमारे पास है, तो 255 ना दो तरीके का, इसमें जो ये वाला बिट है ये हमारे पास नहीं होता है। ये क्या होता है, निगेटिव या पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है। निगेटिव या पॉजिटिव कहने का क्या मतलब है, अगर ये 0 होगा तो शायद पॉजिटिव होता है और 1 पे निगेटिव होता है, ऐसा ही कुछ होता है। तो ये वाला बिट तो हमारे पास है नहीं। ठीक है, हमारे पास नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए कितना है, सिर्फ नंबर रिप्रेजेंट के लिए कितना है, 7 डिजिट। 7 डिजिट। तो 7 डिजिट से हम जो मैक्सिमम नंबर बना सकते हैं वो क्या बना सकते हैं, 127। और इसी चीज को आप अगर एक बार इसको बदल दीजिए 0, तो फिर आप इधर से भी फिर बैकवर्ड साइड में भी कुछ भी मतलब यहाँ पे फिर 127 नंबर बना सकते हैं। हाँ, एक बढ़ेगा तो 128 एक हो इसलिए जाएगा। बढ़ जाता है क्योंकि जो 0 है ना उसको हम दो बार नहीं काउंट करते दोनों साइड में, या तो निगेटिव साइड में ही काउंट करेंगे या पॉजिटिव साइड में ही। पॉजिटिव साइड में, हाँ। बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गया कंप्यूटर आर्किटेक्चर, थोड़ा सा एक बार बस नजर उस तरफ घुमा दीजिएगा तो वो काम हो जाएगा। हमको पता है कि आप बहुत होनहार स्टूडेंट है। चलिए अब जल्दी नेक्स्ट डेटा टाइप बताइए ताकि हम आगे बढ़े। ये आर को प्रॉब्लम का है यार, फ्लोट है, डबल है, अच्छा हाँ, एस को ना कुछ वैल्यू रख बुलियन सकते है। हैं। 8 का भी, एस का भी कुछ रेंज होता है, क्या रख दे, 123 रख देते हैं। वैसे तो इसका ज्यादा रेंज होता है लेकिन हम इसको नहीं रहने देते हैं। इसके बाद आता है ये क्या कहते हैं, ये सब ना मतलब हम लोग के पास तो क्या था, जो हम नंबर्स डेटा टाइप था। ठीक है, नंबर्स इसमें रख सकते थे। इससे पहले एक चीज हम और डिस्कस कर ले जो कि 2 बाइट का होता है, वो क्या होता है, कैर। इसमें क्या रखते हैं हम, सिंगल कोट, एक कैरेक्टर। एक कैरेक्टर, चाहे हम ये वाला रखें या फिर परसेंट साइन रख दें, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक कैरेक्टर कीबोर्ड का जो आपको एक कैरेक्टर लगता हो। अब आप यहाँ पे इसको भी रख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, वैसे तो बैकस्लैश एन दो चीज आपको दिख रहा है लेकिन इसको बैकस्लैश एन बोलते हैं और ये सिर्फ एक ही कैरेक्टर है। बढ़िया, बात समझ में आई कि इसमें कंफ्यूजन है। कुछ लोगों को बोरिंग ना लगे जो पढ़े हुए हैं, इसलिए उनके लिए हम ये सब कुछ एक्स्ट्रा चीज बताते हैं जो कि नॉर्मल एग्जांपल, नॉर्मल यहाँ पे ए देना चाहिए था या फिर बी, बैकस्लैश एन हम ऐसे ही लिखते हैं। नेक्स्ट, फ्लोट p इक्वल टू क्या है, 8.19। अच्छा, वो 8.19 अगर आप असाइन कीजिएगा तो ये एरर दिखाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम यहाँ पे करते हैं डबल d इक्वल टू 5.69, 5.69 ये वाला असाइन हो गया। इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, आप में से कोई बता सकता है कैसे सॉल्व कर सकते हैं या प्रॉब्लम क्या है, लास्ट में एफ लगा करके, क्यों लगाएंगे, फ्लोट क्योंकि का वो वैल्यू है इसलिए। क्या, क्योंकि यहाँ बाय डिफॉल्ट डबल लेगा ना। देखिए एक अगर में आप एक कोई भी मैंने 1 2 3 लिखते हैं तो इसका बाय डिफॉल्ट इंटीजर होता है, या फिर यूं कहें तो क्या कहते हैं, इंटीजर होता है। और यहाँ पे अगर इसको देखिए तो ये बाय डिफॉल्ट इसमें डबल है। अब आप इसको पॉइंट में बताइए वैल्यू कैसे कि, लेंगे तो फ्लोट लगाएंगे। हाँ अगर इसको ना फ्लोट वेरिएबल में असाइन करना चाहते हैं तो डबल का साइज फ्लोट से बड़ा होता है, यानी इसका साइज ना कुछ आपको तो ऐसा दिख नहीं रहा लेकिन यहाँ पे ये बहुत बड़ा है आगे इसका 0 इसलिए। 0 होगा। तो ये फ्लोट वेरिएबल में आप असाइन नहीं कर सकते इतना बड़ा। ठीक है, डबल में तो डबल वाला वैल्यू डबल में कर सकते हैं लेकिन फ्लोट में नहीं कर सकते। इसके लिए हम इसको सॉल्यूशन करने के लिए आगे एफ लगा देते हैं, बात बाकी कहानी खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व। ये एफ केस इनसेंसिटिव है, स्मॉल लगाइए कैपिटल लगाइए, आज़ादी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़िया, डबल हो गया। और क्या है, एक और बच रहा है, बताइए। बुलियन आता है। बूलियन जी इक्वल टू, इसमें ना हम ट्रू, अच्छा ये ट्रू आप कैपिटल में नहीं लिख सकते हैं तो कैसे लिखेंगे, TREU। ठीक है, स्मॉल में लिखना होता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, ये बूलियन को शायद इसमें हमको लगता है जावा में बुल लिखते हैं, बुल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बुल, जावा में बुलियन ही लिखते हैं शायद। बूलियन लिखते हैं। हमको लगता है ये VS को थोड़ा सा एरर की तरफ इधर उधर घूम रहा है इसलिए इसमें प्रॉब्लम लिखते हैं। बूलियन जी इक्वल टू ट्रू, VS और बहुत स्लो भी चल रहा है तो इसको रहने देता है। ठीक है, इस पे होवर करेंगे तो बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है। अब ये बता नहीं रहा, मतलब ये अभी इस चीज को जज नहीं कर पा रहा। अब जी को भी पता नहीं क्यों अंडरलाइन क्यों, इग्नोर करते हैं। ठीक है,
जी कैन नॉट बी रिजॉल्व टू ए वेरिएबल। अच्छा ये जी वेरिएबल ही नहीं है, ये थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं वो इसका रनिंग में प्रॉब्लम है तो उसमें इग्नोर करते हैं। अब हम कुछ क्रोम टैब बंद कर देते हैं जिसके कारण हमारा ये बेटर चले। चलिए हमको लग रहा है कि कहानी हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ खत्म कर चुके हैं। एक बार और सिलेबस को ओपन करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ है। देखिए अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो ध्यान से दो चीज़ पढ़ना होता है, एक कि सिलेबस का कोई टॉपिक छूटे ना, और दूसरा प्रीवियस ईयर में पूछा गया कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। दो चीज़ आप पढ़ लेते हैं तो दुनिया का कोई एग्जाम हमको नहीं लगता कि इससे ज़्यादा प्रिपरेशन मांगता है, अनटिल एंड अनलेस की यूपीएससी वगैरह की बात हो, वो लोग तो कुछ ज़्यादा ही मतलब बियॉन्ड चला जाता है। अब उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं? सिंबॉलिक कांस्टेंट्स, वही जो हमारा फाइनल वेरिएबल बनाते हैं उस चीज को हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। कितने लोगों को पता है कि बताना जरूरी है? टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग बताना जरूरी है कि चैट में क्लियर लिखिएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। पता है देखिए अगर टाइपकास्टिंग। बाइट वेरिएबल है इसको आप इंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इंट को स्ट्रिंग में, ये सब अलग अलग चीजें जो आप करना चाहते हैं टाइप कास्टिंग। बता दीजिए। एक टाइप को दूसरे टाइप में ले जाने का उसी को हम कहते हैं यहाँ पे हम एक बेसिक सा कर देते हैं, क्या है जो फ्लोट है, ठीक है वैसे भी आएंगे ऊपर। एक न्यू फाइल बना देते हैं टाइप, हमको लग रहा है हम चाह रहे हैं ना यूनिट पूरा खत्म हो जाए और हमारा कुछ टारगेट नहीं है। टाइप बन गया, ठीक है। PSVM एंटर, अब तक आप लोग भी याद कर लिए होंगे क्या होता है, ठीक है। नहीं याद है तो थोड़ा सा इस पर करिएगा, समझ में आ जाएगा, कुछ खास नहीं है। इंट हम ना एक बाइट वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, बाइट 4 इंट। अच्छा बाइट के ना वेरिएबल का नाम बताना हो, सिर्फ डेटा टाइप लिखने से काम नहीं चलेगा, तो बाइट वेरिएबल का क्या नाम होगा? बी। इंट में एक वेरिएबल है आई, उसमें हम क्या रख रहे हैं? इस बी को असाइन कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक इंटरनल टाइप कास्टिंग हो रहा है, यानी कि बी वेरिएबल जो है वो क्या बन जाएगा इसमें आगे? इंटीजर टाइप का डेटा बन वेरी जाएगा। गुड। लेकिन अगर हम इस आई को कर दें यहाँ पे ना, एक चीज ये प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम एक इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं, इंट बी इक्वल टू 78। आपको ये पता है कि 78 बाइट में जा सकता है, तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा? बाइट क्यू एक वेरिएबल होगा जिसमें आप पी को असाइन कीजिएगा। अभी कह रहा है कि भैया प्रॉब्लम है, आप पी इंटीजर है और बाइट तो है छोटा, हम इसमें रखे कैसे? मतलब हम नहीं रख सकते। अब ये जब कह रहा है कि नहीं रख सकते तो इसको हम जबरदस्ती रखवाना चाहते हैं, यानी कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? इसके आगे एक चीज लगा देंगे जिसको क्या बोलते हैं? टाइप कास्टिंग। बाइट। ये पी को हम बोलेंगे कि पहले बाइट में कन्वर्ट कर दो, पी इंटू बाइट। ऐसा समझिए कि जैसे कोई नंबर है जिसको आप 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पूरा नंबर 0 हो जाएगा, यानी बाइट से एक तरह से मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा? पूरे को बाइट बना देगा। अब ये जैसा ही बाइट बन जाएगा तो क्यू में आराम से आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए जरूरी है कि रेंज होना चाहिए। अगर मान लीजिए इंट पी ऐसा कुछ होता तो ये बाइट में लेगा तो कुछ गलत ही वैल्यू देगा ना, क्या? अब ये इंटीजर रेंज से भी बाहर हो गया। अगर ऐसा होगा तो क्या वो बाइट में 788 स्टोर रहेगा क्यू में? वो तो कुछ गलत वैल्यू हो जाएगा, तो नहीं रहेगा, डेटा लॉस हो जाएगा। हाँ डेटा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए अब प्रोग्रामर ये जबरदस्ती टाइप कास्ट करवाता है तो उस टाइम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेटा लॉस वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब देख ले। अभी बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। वैसे ऑब्जेक्ट टाइप कास्टिंग भी एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट में पढ़ेंगे। ये बेसिक टाइप का है। इसमें अगर हम ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स था, ये सब जो डेटा टाइप है इसको प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं, याद रखिएगा। ये जो अभी हम बताएं आपको 3 5 7 डेटा टाइप, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है। इसके बाद यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, क्लास, ऑब्जेक्ट, ये सब मतलब क्लास आता है, और उस सब को पढ़ेंगे। उसमें भी टाइप कास्टिंग देखेंगे। ये प्रिमिटिव का टाइप कास्टिंग फर्स्ट यूनिट में देखना था, उसका आगे देखेंगे। नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं। ऑपरेटर, ये सब हमको लग रहा है कुछ नहीं बताने का जरूरत है नहीं, ये सब बताया जाए कि छोड़ दिया जाए? उसमें कुछ खास नहीं दिख रहा है। कुछ खास तो नहीं है। एक एक्सप्रेशन इवेल्युएशन है, ये थोड़ा सा हम आपको बस डिटेल में नहीं, एक छोटा सा बस आपको झांकी के तौर पे दिखा देते हैं कि क्या होना चाहिए इसमें, इवेल्युएशन में क्या हो सकता है। ये सब क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ठीक है, तो बस हम आपको वैसे ही टेस्ट बना रहे इसलिए बता रहे हैं। अच्छा एक वेरिएबल है बाइट,
a इक्वल टू 5। दूसरा है बाइट b, पहले से बना हुआ है तो बाइट c बना देते हैं इक्वल टू 5। अब यहाँ पर ना हम एक वेरिएबल रख रहे हैं बाइट d इक्वल टू क्या हम चाह रहे हैं कि a प्लस हमारा c हो जाए। तो आपको पता चल रहा है कि प्लस हो नहीं रहा, किसी को पता है काहे नहीं प्लस हो रहा है? एक बाइट बाइट को जोड़ के एक बाइट हम नहीं बना सकते हैं क्या? शायद रेंज से बाहर हो जाए। ना ना, 5 और 5 तो 10 होता है। आए है तो रेंज में। सोचने का समय दिया जाए कि बढ़ा जाए आगे? बढ़िए बढ़िए। बता दिया जाए फिर बढ़ दिया जाए। बढ़ जाए, ठीक है। a प्लस सी 10 होता है, ये बात हमको पता है। ये कह रहा है कि ये इंटीजर टाइप का है। बोला कि इंटीजर टाइप के वेरिएबल को आप ये बाइट में असाइन नहीं कर सकते। अब आपको हमको कैसे पता कि ये इंटीजर है? एक चीज ध्यान रखिएगा, जावा में जब भी कोई आप प्लस ऑपरेशन कराते हैं तो वो इंटीजर टाइप में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अगर आप कोई भी दो नंबर को जोड़िएगा तो वो क्या बनेगा? इंटीजर बनेगा। तो इंटीजर को क्या बाइट में रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, टाइप कास्टिंग करना अगर पड़ेगा। इसको हम इस पूरे को यहाँ पे एक टाइप बदल दे जिसको बोलते हैं बाइट। अब देखिए कहेगा भैया अब ओके है, बात समझ में आ गई। प्रॉब्लम है, अब 10 रिजल्ट भी आएगा, ठीक है, 10 भी आएगा। बात समझ में आएगा क्या प्रॉब्लम थी? कभी भी दो नंबर अगर नॉर्मली आप प्लस कीजिएगा तो वो किस फॉर्म में किस फॉर्म में ऐड होगा? इंटीजर के फॉर्मेट में कर लेगा। इंटीजर के फॉर्मेट में होगा। बहुत छोटा सा बात था लेकिन बहुत काम का बात है। कभी कभी प्रोग्राम में इस वजह से भी लोग परेशान हो जाते हैं। वैसे तो बाइट वगैरह शॉर्ट वगैरह कोई यूज ज़्यादा करता ही नहीं है, लेकिन अगर आप ऑप्टिमाइज करने के ख्याल से बना रहे तो थोड़ा वो ध्यान देना होगा। कंडीशनल बिटवाइज स्पेशल एक्सप्रेशन ये क्या पता नहीं, चलिए ठीक है। उसके बाद इस सब को भी देखने का जरूरत नहीं। एक लेबल्ड लूप का कॉन्सेप्ट है, किसी को पता है लेबल्ड लूप क्या होता है? इफ स्टेटमेंट क्या है? इफ एल्स वाला ब्लॉक कि अगर यदि मार्केट जा रहे हैं तो ये कीजिए, अगर मार्केट नहीं जा रहे हैं तो वो कीजिए। इफ एल्स इतना ही है। नेस्टिंग इफ एल्स मतलब एक कंडीशन है लेकिन उसी के अंदर कंडीशन के अंदर भी एक और कंडीशन बैठा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स इफ लैडर मतलब इफ अगर ऐसा है तो ऐसा है तो ऐसा करो, नहीं तो ऐसा है तो फिर ऐसा करो, फिर अगर ऐसा है तो ऐसा करो। मतलब ऐसे ही अगर लैडर जैसा बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे? इफ एल्स इफ लैडर। स्विच केस पता होगा सबको, कंडीशनल ऑपरेटर सबको पता है, टर्नरी ऑपरेटर। अच्छा, जिनको डाउट हो तो पूछिएगा, क्योंकि अगर आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही नहीं लेते हैं तो समझ जाइए कि दुनिया में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेने वाला। पूछ के देखिए, बताने की गारंटी हमारी है। जिन्होंने भी बताया सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट से बाहर भी अगर आपका होगा तो हम जरूर बताएंगे, जैसे ये वाला यहाँ पे हम रीच कर लिए। टर्नरी ऑपरेटर के बारे में लेबल्ड लूप क्या है? लेबल लूप, हाँ उस पर तो आएंगे, हम उसको लास्ट में मार्क ही कर रहे थे। उस क्या है? एक फॉर ईच करके लूप होता है। अभी तक आप 3 लूप पढ़े थे, एक चौथा लूप है। पहले क्या क्वेश्चन था आपका बताइए? उससे पहले बीच में हमको एक क्वेश्चन मिला है, टर्नरी लूप का। टर्नरी ऑपरेटर है वो। टर्नरी ऑपरेटर होता है। हाँ बढ़िया, 2 मिनट लगेगा, देख लेते हैं, ठीक है। हम इंट आई 7। अब हम आपको स्कैनर इंपोर्ट करके इनपुट वगैरह करके ज़्यादा नहीं बताने वाले, ठीक है। तो उसको यहाँ पे एक चीज़ हम लोग लिखते हैं, क्या? इफ क्या है? अगर आई बड़ा है 18 से तो क्वेश्चन मार्क, हमको लगता है ऐसा ही लिखते हैं सिंटेक्स शायद, क्वेश्चन मार्क और फिर क्या करते हैं? हम ना बस क्या करते हैं एक चीज, i इक्वल टू 9, अदरवाइज i इक्वल टू 10। अब ये ना बस कंडीशनल ऑपरेटर होता है। आई थिंक हमको लग रहा है टर्नरी डॉट इफ नहीं लगेगा यहाँ पर, इफ नहीं होगा, क्या होगा? इफ नहीं ना होगा यहाँ। अच्छा हाँ, इफ नहीं होगा।
ये आप यहाँ पे कंडीशन पास करते हैं, फिर कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और फिर यहाँ पे एक कॉलम में अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट, अदरवाइज ये वाला स्टेटमेंट। यहाँ पे जीरो लगाना जरूरी है। क्या हो रहा है प्रॉब्लम? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट मस्ट बी वेरिएबल। कहाँ प्रॉब्लम है? इसको ना हम यहाँ पे सिस्टम डॉट कोई प्रिंट लगा देते हैं, ठीक है। हमको लग रहा है सिस्टम का नहीं स्लो चल रहा है। प्रिंट एलन हो सकता है यहाँ पे ना बस हाई या हेलो कर देते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पे ना सेमी कॉलन लगाना पड़ता है, ठीक है। अब हमको पता चला प्रॉब्लम क्या आ रही है। इसका एक बार आप सिंटेक्स देख सकते हैं, ठीक है। अगर एज जो है वो बड़ा है 18 से तो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हाई कर दीजिए, अदरवाइज हेलो कर दीजिए। हम इसको डायरेक्ट रन करेंगे, जो भी हमको हेल्प मिलेगा वो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर इसके ऊपर चेक कर लेंगे, ठीक है। जनरली मैक्सिमम लैंग्वेज वैसे ही होता है, एक कंडीशन होता है और उस कंडीशन के यस होने पे एक स्टेटमेंट चलेगा और दूसरे पे एल्स होने पे दूसरा स्टेटमेंट। रन करके देखते हैं कहाँ पे हमको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कर लेंगे। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क एरर नॉट स्टेटमेंट। ये डेटा कहीं हम सेव करेंगे या प्रिंट करेंगे तब तो ये स्टेटमेंट वर्क होगा। डेटा को 1 मिनट को हम रुक जाइए, बस हमको 1 सेकंड का और टाइम दीजिए। यहाँ पे क्या है, इसको क्या बोलते हैं? टर्नरी ऑपरेटर इन जावा। ऑपरेटर। इसका ना बस हम सिंटैक्स मिस कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ बात नहीं होगा, ठीक है। सिंटैक्स हो सकता है लैंग्वेज टू लैंग्वेज सी प्लस प्लस इससे कुछ डिफरेंट हो, तो बस मिलने का देर है। कोड 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 रिजल्ट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको असाइनमेंट के फॉर्म में सिर्फ यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये लोग ना कुछ खास कर नहीं रहा। हम इसमें चाहते हैं स्टेटमेंट यूज करें, हमको लगता है शायद इसमें स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते। नहीं मतलब वो जो डेटा हम अपडेट कर रहे हैं ना, तो वो अब डेटा देखिए अपडेट होने के यहाँ साथ पर आप साथ क्या वो कर कहीं ना सकते कहीं हैं, प्रिंट होगा। इसको ना एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इंट एस इक्वल टू, अब ना ये जो आप स्टेटमेंट है ये क्या करते हैं, आप कुछ स्टेट मतलब वेरिएबल यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं कि आई, अदरवाइज आप कर सकते हैं 18, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हो क्या रहा है, अब जनरली जो C++ में था उसमें आप डायरेक्ट कंडीशन लिख सकते थे और कुछ भी एक स्टेटमेंट दे सकते थे और बगल में कुछ और स्टेटमेंट दे सकते थे। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ कंडीशन, ये ज़्यादातर आप असाइनमेंट के टाइम यूज़ कर सकते हैं। जो S आपका वेरिएबल है उसमें अगर आप इसको ना हम एक और तरीका से यहाँ पे j इक्वल टू 9, ये इसका बेटर एग्जाम्पल होगा। I अगर बड़ा है, ठीक है, मैक्स वहाँ पे भी शायद एग्जाम्पल था। अगर मैक्सिमम I बड़ा है तो हम क्या करेंगे, I असाइन कर देंगे, अदरवाइज J। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क से पहले वाला कंडीशन ट्रू होगा, ये I वेरिएबल A में जाके स्टोर हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो ये J वेरिएबल जाके मैक्स में स्टोर हो जाएगा। क्लियर है? इसको प्रिंट करके देख लिया हाँ जाए। क्लियर है। बढ़िया। अब C++ वगैरह में जैसे हम लिख रहे हैं तो वैसे कर सकते हैं। वो यहाँ पे आप उसमें सिर्फ असाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको प्रिंट एलन और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे मैक्स को। सिस्टम का स्पेलिंग गलत है तो इंक्लूड कर लिया जाए। आने देते हैं आउटपुट। 9 आया है, ठीक है। 9 क्यों आया है, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये I क्या बड़ा है जैसे फॉल्स है, तो फॉल्स होगा तो दूसरा वाला कंडीशन चलेगा। कंडीशन इफ ट्रू में क्या होगा, ये वाला, और कंडीशन एफ में क्या होगा, फॉल्स में ये वाला। तो फॉल्स है यानी कि 9 क्या है, अच्छा 9 को इधर रखिएगा और 7 को इधर रखिएगा, तो क्या 7 बड़ा है 9 से? नो, तो ये वाला जे असाइन हुआ, जे मैक्स में, मैक्स को प्रिंट कीजिएगा तो 9 प्रिंट हो जाएगा। बात समझ में आया कि इम्प्रूवमेंट का जरूरत है? ये जूम करके भी हम दिखाते हैं, ठीक है।
बढ़िया। चलिए कुछ और चीज़ें देखते हैं और आज वाला पूरा यूनिट उसको ख़त्म किया जाए। हम पूरा सोच रहे थे सब्जेक्ट ख़त्म करें, यूनिट तो एक दिन में इसे तो नहीं ख़त्म हो पाएगा। बहुत डिटेल में हम कहानी नहीं बोल रहे हैं तो आप उसको देख सकते हैं। अच्छा वो लूप्स पढ़े हैं, 3 टाइप का लूप, डू फॉर, 4 टाइप का होता है। वाइल डू फॉर, डू वाइल और जंप इन लूप का क्या फॉर मतलब है? जंप का मतलब जंप लूप नहीं पढ़े हैं। नहीं, जंप लूप के अंदर जंप, इसका क्या मतलब है? ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट पढ़े हैं? मतलब अगर बीच में चलते को छोड़ के आगे चले जाए तो ब्रेक, लूप को छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। कंटिन्यू मतलब करंट आइटरेशन को अच्छा, छोड़ के फिर से लूप को रिपीट करेंगे। यही दोनों स्टेटमेंट को ब्रेक और कंटिन्यू को जंप इन लूप बोला जाता है, लेबल लूप। कुछ स्टेप को हम लोग स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट के थ्रू, लेबल्ड कीवर्ड के लूप, थ्रू। कहानी आपके लेबल लूप कहलाते हैं। जिनके एंड से भी आवाज आ रही है म्यूट कर लीजिए वरना हम रिमूव करेंगे। तो मतलब रिमूव नहीं करेंगे वैसे डायरेक्टली, लेकिन हाँ वार्निंग दे रहा है। PSVM फ्लैश डिस्टर्ब करने के इंटेंशन से आवाज कर रहे हैं क्या? नहीं वो बारात आया हुआ है, बगल में शादी है। ठीक है, थोड़ा सा बारात वाला को भी देख लीजिए, उन लोग का भी रोजी रोटी चलेगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लेवल 2 बनाना है। आपको पता है कि हम एक एरे बना सकते हैं इंट आई और ऐसे करके इक्वल टू, और यहाँ पर 1 2 3 2 3 को एक सकते हैं, 4 5 6 7। ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया सा हम बना दिए नंबर्स का 1 2 3 4 5 6 7 का एक, भले ही हम कॉमा इधर उधर दिया, 4 ही एलिमेंट बना। अब ये एरे में ना हम प्रिंट करने के लिए क्या करते थे? एक बड़का लूप लगाएंगे लोग, उसको इनिशियलाइज करेंगे 0 से आई को और चलाएंगे लास्ट तक, एरे के लास्ट इंडेक्स तक। और नहीं तो यूज कर लेंगे लोग फॉर ईच लूप को। अब ये जो आप फॉर ईच लूप जो आप बोले हैं कि फॉर नम इन नम्स, इसी को हम लेबल लूप बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि लूप का कोई दूसरा टाइप है। नम इन, यही है बस। यहाँ पे सिंटेक्स में शायद हमको लग रहा है कुछ इधर कर, फॉर ईच यहाँ पे लिखना होता है क्या? एक सेकंड, दोनों में स्पेस। अब इस चीज का सिंटेक्स भी हमको देखना पड़ेगा। पहले हम इसको प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। एक बार कोई आदमी सिंटेक्स है दिमाग में तो इसको एक बार चेक कर लीजिए। प्रिंट प्रिंटलन और यहाँ पे नम को प्रिंट कर देंगे। ये क्या करता है ना कि हर बार वो जो, एक सेकंड, सिंटेक्स इंसर्ट आइडेंटिफायर टू कंप्लीट। अच्छा हाँ, एक चीज है यहाँ पे आपको डेटा टाइप बताना होगा। हाँ, अब प्रॉब्लम सॉल्व है। आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो इस एरे के या कलेक्शन के या फिर वेक्टर के इसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसके एक एक एलिमेंट को आप एक वेरिएबल में रख सकते हैं। ठीक है, और उस वेरिएबल को प्रिंट कर दे सकते हैं। अब इसको हम प्रिंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे प्रिंट हो जाएगा। इसलिए कभी कभी थोड़ा गलत सलत लिखना चाहिए, आपको लिखते लिखते दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, देखते देखते आपको दिमाग को पता लगेगा कि कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है, और समझ में आने का बाद समझ में आ गया बात को। इसको और बताने की जरूरत है लेबल लूप को, और इच लूप जो होता है ना उसी को लेबल लूप बोलते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है। बाकी सब लूप आप लोग पढ़े होंगे, डू वाइल 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 पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े तो C++ में पढ़ लीजिए, सी लैंग्वेज में पढ़ लीजिए। कहानी एक अक्षर भी नहीं बदलेगा, बस वही है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। और कुछ कहानी बच रहा है क्या? बस पहला यूनिट खत्म। ओ माय गॉड, एक यूनिट हम एक दिन में खत्म कर दिए। इस रफ्तार से पढ़ेंगे तो पता नहीं क्या होगा। कल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को खत्म किया जाए। हेलो, इसमें किसी को डाउट है फर्स्ट यूनिट में? नहीं, हम ना रिवीजन मोड में चले हैं। अगर आप शुरू से पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, लेकिन पेशेंस रखिए। इसी तरह से अभी जरूरी है कि कवर किया जाए। बहुत सारे लोग इसी चीज में इंटरेस्टेड हैं कि एग्जाम कब से हो जाएगा? 23 तारीख से हो जाएगा एग्जाम। 23 तैयार तो 15 से रहिए, कुछ नहीं कहा जा तो उसका सकता। तो उसका रूटीन आता है वो नहीं आया? नोटिस वोटिस का कुछ ज़्यादा हमको नहीं लग रहा है कि वो जिस हिसाब से दिया है नोटिस, उस पर कुछ हम ज़्यादा भरोसा भी हमको नहीं हो रहा। ठीक है,
और वैसे सबसे जरूरी बात है, मान लीजिए कि 23 से होगा, पढ़ाई उसी हिसाब से करते रहिए, ठीक है। यूनिट 2 को देखेंगे, बेचैन होने से कुछ नहीं होने वाला। यूनिट 2 को देखेंगे और लगभग 10 दिन टाइम ऑब्वियसली मिलेगा। फिर 3 को देखेंगे, 4, 5, अब ये 5 दिन लग जाएगा जावा में इस हिसाब से। तो एक चीज है, जो लोग भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं 8 PM रात में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें हम पढ़ाने वाले हैं सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। वो हमारा 2nd सेमेस्टर का बैच है, तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। और ध्यान में हमारा एक छोटा सा बात रखिएगा, इस पहले यूनिट को में अगर इतना बात छोड़ दें तो उसके बाद से सारा कहानी आपका 2nd सेमेस्टर वाला सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन है। मन होगा उस कहानी को सुनने का तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्वेरी कीजिएगा व्हाट्सएप पे, मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब मार दीजिएगा, ठीक है। बस दूसरा वीडियो देखना होगा।